और ये मीटिंग का जो सिलसिला है 1 नवंबर से शुरू हुआ, 4 दिसंबर तक सारे देश भर में चलने वाला है। कि 6 अक्टूबर को संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार ये आंदोलन शुरू हो चुका है। भारत में संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार ये आंदोलन शुरू हो गया है। 15 करोड़ लोग अगर सड़क पर उतर गए तो भारत में जितने रेलवे ट्रैक है वो ट्रैक पर लोग बैठ जाएंगे। नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है वहां पर लोग बैठ जाएंगे, नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे, स्टेट हाईवे पर बैठ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे बैठ जाएंगे। आज लुधियाना में पंजाब की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग का जो सिलसिला है 1 नवंबर से शुरू हुआ, 4 दिसंबर तक सारे देश भर में चलने वाला है। 4 दिसंबर को तमिलनाडु में होगा, जो भारत का सबसे नीचे वाला सूबा है तमिलनाडु। और कन्याकुमारी, जो भी कोई यात्रा निकालने वाले लोग हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहते रहते हैं, वो कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में ही है। तो 4 दिसंबर को कन्याकुमारी में यानी तमिलनाडु में मीटिंग होगी। तो डेली मीटिंगें चल रही है। रात में मैं 4 बजे ग्वालियर से दिल्ली आया और फिर मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़कर अमृतसर और अमृतसर से सीधा विदाउट नॉन स्टॉप, मतलब हम लोग किसी प्रकार का स्टॉप दिए बगैर यहाँ लुधियाना में आए। फिर भी लगभग मुझे लगता है 5 बजे का समय हो गया है, 2 मिनट बाकी है अभी। तो कुछ बातें जो सारे देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर की 31 राज्यों में 31 स्टेट में मीटिंगें हो रही है। तो एक तो इसके 2 बड़े एजेंडे हैं। एक तो 24, 25, 26, 27, 28 को जो नेशनल कन्वेंशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 1-2 दिन में उसकी जगह फाइनल हो जाएगी। तो ये एक एजेंडा है तैयारी का। दूसरा एजेंडा है जो 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो विशाल मोर्चा हम लोग लेकर गए, उस संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों को इस मीटिंग के द्वारा देना जरूरी है। तो साथियों, 6 अक्टूबर को 45,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 2 लाख लोग नागपुर की सड़कों पर थे और नागपुर से 200 किलोमीटर दूर तक, यानी जितने रोड नागपुर में आ रहे थे, नागपुर को कनेक्टेड थे, वो सारे रोड पर 200 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियों को रोका गया। तो इससे ये बात हमारे नोटिस में आई, जानकारी में आई कि लगभग 1 लाख लोग सड़कों पर 200 किलोमीटर तक रोके गए। तो ये इस तरह का या इतना बड़ा आंदोलन हमारे आंदोलनों के इतिहास में ये पहली बार हुआ, और वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर को प्रोटेस्ट करने के लिए जाने वाला ये मोर्चा था। आज तक आरएसएस को बनकर
97 साल हो गए। अभी 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 97 साल के इतिहास में किसी संगठन ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने के लिए मोर्चा लेकर जाने के बारे में किसी ने सोचा करने की बात तो बहुत दूर की है। ये करना एक बड़ी बात होती है, मगर इस तरह का विचार भी किसी के दिमाग में नहीं है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। संगठनाएं बहुत है, मगर किसी संगठन के चलाने वाले लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं। करना बहुत बड़ी बात होती है, मगर हमने सोचा भी और करके भी दिखाया। तो इतना बड़ा आंदोलन करने की बड़ी वजह ये थी कि रोहतक में जो डीएनए कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की थी, उस कॉन्फ्रेंस को हरियाणा की सरकार ने गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं उनको साथ सहयोग करके होने नहीं दिया। जबकि कोई भी सरकार संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाती, कोई भी पार्टी और कोई भी मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाते, तभी बना सकते हैं। मगर इस सरकार ने संविधान की शपथ लेकर कि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, ऐसा शपथ ली हुई जो सरकार है, उस सरकार ने संविधान के विरोध में आर्टिकल 19 के तहत हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसका उन्होंने उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया। और संविधान का उल्लंघन करने की वजह से हमने उस कार्यक्रम को फिर भी हमने दिल्ली में जाकर के किया। और दिल्ली में जब कार्यक्रम किया तो वहां हमने अनाउंस किया कि हम नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर मोर्चा लेकर जाएंगे, प्रोटेस्ट मार्च कर जाएंगे। क्यों? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मोर्चा तो संसद पर लेके जाना चाहिए था, केंद्र सरकार दिल्ली में है, वहां लेकर जाना चाहिए था। तो हमने कहा कि जो दिल्ली में सरकार चलाने वाले लोग हैं उसके माई बाप तो नागपुर में रहते हैं, बच्चों के विरोध में मोर्चा लेकर जाने का उनके बाप को पकड़ना चाहिए, बच्चों का बंदोबस्त अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये मोर्चा जो है वो नागपुर में जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां लेकर, तो इतना बड़ा मोर्चा जो है जब हम लेकर गए तो ये कोई यकायक होने वाली घटना नहीं थी। ये यकायक इतने बड़े पैमाने पर लोग थे, ये कोई यकायक होने वाली घटना नहीं थी। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही हो, तब से मैं बांग्से का काम कर, और आज मेरी उम्र 65 साल 21 नवंबर चला 21 नवंबर को 65 साल मेरे पूरे हो गए। तो 18 साल 3-4 महीने की उम्र को अगर निकाल दिया जाए तो ये 46 साल से लेकर 9 महीने कितने होते हैं? 46 प्लस 9 महीने का समय हो रहा है। तब से मैं इस समाज की संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहा हूं। जब मैं शुरू में इस काम को, क्योंकि ये बताया जाना जरूरी है आप लोगों को, जब शुरू में हम काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिलिंद कॉलेज बनाया गया, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ कॉलेज है, और वहां मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
वहां पढ़ने के अलावा बहुत कुछ और पढ़ाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का कॉलेज है तो केवल सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, और भी बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, जिसकी बदौलत आज हम लोग आंदोलन में यहाँ तक इस बात को लेकर। तो जब हम शुरू में जब काम शुरू किया तो इस आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो दीना भाना जी। आपने दीना भाना जी को शायद नहीं देखा होगा, या कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने देखा होगा। दीना भाना जी राजस्थान के सफाई कर्मी, डिफेंस में वहां काम करते, पुणे के, राजस्थान के रहने वाले राजस्थान के थे, और सफाई कर्मी के तौर पर वो डिफेंस में वहां पुणे में काम करते थे। मार्शल दीना भाना जी थे, वो मार्शल थे। मार्शल तो पंजाब के लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, पंजाब के भी खून में मार्शल का ज्यादा डीएनए शामिल है। तो वो मार्शल किस्म के थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, मैट्रिक भी पास नहीं थे, 7वीं 8वीं फेल थे। तो उन्होंने SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरे और पढ़े लिखे बहुत लोग, उन्होंने नहीं स्थापन किया, वो दीना भाना जी ने स्थापन किया। और स्थापन करने के बाद में उनके SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जो दूसरे कर्मचारी SC/ST के थे, वो ग्रेजुएट थे, वो उसके मेंबर थे। उसमें दूसरे नंबर पर काम करने वाले मेंबर थे, डीके काम करते। वे BSc ग्रेजुएट थे। तो उसके बाद में, कुछ दिन के बाद में, उन लोगों को पता चला कि पंजाब से कोई कांशीराम जी जो है वो वहां देहरादून से वहां नौकरी करने गया। आए तो उनको मालूम हो गया, क्योंकि खापर्डे साहब जिस सेक्शन में थे उसी सेक्शन में वो ऑफिसर थे कांशीराम जी। तो खापर्डे साहब ने दीना भाना जी को बताया कि हमारे ही शेड्यूल कास्ट के ही हैं। तो इस तरह से साथियों, दीना भाना जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन को लेकर एक संघर्ष शुरू हो गया। वो जो जनरल मैनेजर था तमिलनाडु का ब्राह्मण, ये अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होने की वजह से उन्होंने, जनरल मैनेजर ने डिमांड किया जनरल मैनेजर को कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन की छुट्टी हमारे डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो जनरल मैनेजर ने बाबा साहब का नाम लेकर गाली दिया, तो बहुत गुस्सा आया दीना भाना जी को, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। जो आंदोलन शुरू कर दिया तो दीना भाना जी को उन्होंने सस्पेंड, तो सस्पेंशन का जो लेटर दिया उसका जवाब डीके खापर्डे ने अंग्रेजी में लिख कर दिया। जनरल मैनेजर को लगा कि ये तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दीना भाना जी, तो अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकते हैं। तो पता किया कि कौन आदमी है लिख कर देने वाला, तो पता चला कि डीके खापर्डे। तो उसने डीके खापर्डे को भी सस्पेंड किया। अब ये दोनों सस्पेंड हो गए। दोनों सस्पेंड होने के बाद फिर ये दोनों मिलकर गार्डन में मीटिंग किया, क्योंकि उससे नए लोग 65 और 70 के दरमियान की बात थी। तो उस समय हमारे लोग जो है भी धीरे धीरे डिपार्टमेंट में आने लगे। तो किसी संगठन का कोई दफ्तर या कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था, तो गार्डन में जाकर उन्होंने मीटिंग की। गार्डन में मीटिंग करने के बाद ये तय हुआ कि 10-12 लोग जो है उसका डेलीगेशन जो है लेकर काशीराम जी को मिलने के लिए जाएगा। काशीराम जी को मिलने के लिए, तो काशीराम जी के सामने उन्होंने बात की, समझाने का प्रयास
बहस किया तो काशीराम जी ने इनको भगा दिया। तो भगा दिया तो ये लोग दोबारा आके फिर ग्राउंड में बैठे तो ये तय हुआ कि दोबारा काशीराम जी को मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आपने हमारी बात पूरी तरह से सुने बगैर ही हमको क्यों बताया। ये पूछने के लिए जाना, वो 11 लोगों का डेलीगेशन दोबारा उनको मिलने के लिए गया और काशीराम जी ने पूछा दोबारा क्यों आए। कहा कि ये पूछने के लिए आए हैं कि आपने हमें क्यों बताया। तो काशीराम जी ने उनको जवाब दिया कि आप पहले दिन जब आए थे तो आप कह रहे थे कि आप हमारे इस आंदोलन में शामिल होइए और आंदोलन करने का काम करिए। तो जब मैं यह आंदोलन कर देता तो करने के बाद आप लोग भागने वाले ही थे। मैं जब आंदोलन शुरू कर देता करने के बाद आप भागने वाले ही थे। तो मैंने सोचा कल आप लोग भागने वाले हो तो आज ही क्यों न भगा दो, इसलिए मैंने आप लोगों को भगाया। तो दीना महाराज ने मुझे जवाब दिया हम लोग भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, ये डरने वाले लोग नहीं है। अच्छा काशीराम जी का अच्छा है, आप भागने वाले नहीं हो फिर तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मेरी एक शर्त है। दीना महाराज जी ने पूछा क्या शर्त है। कि आज जब ऑफिस में जाओगे तो जो जनरल मैनेजर है तमिलनाडु का ब्राह्मण, वो जिस कैबिन में बैठता है उसके 2 दरवाजे, तो तुम 2 लोग हो, डीके खापर नहीं देना बना, 2 दरवाजे पे खड़े रहना, मैं अंदर जाऊं। तो दीना महाराज ने पूछा भी मिलने के लिए जाने के लिए 2 आदमी दरवाजे पे खड़े रहने की क्या जरूरत, ऐसे ही जा सकते हैं। जब मैं अंदर जाऊंगा तो तीसरा कोई आदमी आना नहीं चाहिए, भाई और जनरल मैनेजर ही है। तो जनरल मैनेजर को काशीराम जी ने पूछा भाई इनको सस्पेंड क्यों किया, तो इसमें गर्मागर्मी हो गई जनरल मैनेजर के साथ काशीराम जी। जब गर्मागर्मी हो गई तो काशीराम जी ने वो जनरल मैनेजर के बाल पकड़े, यहाँ से बाल पकड़े, जो ब्राह्मण था उसके बाल पकड़े यहाँ से, और जो टेबल बड़ा लंबा टेबल था कांच वाला, तो उसके ऊपर को ऐसे उसको कांच पे मार उसकी नाक और मुंह को ऐसा मारने लगे तो जल्दी ही उसके नाक से खून निकले। तो दीना महाराज ने देखा तो उसके नाक से खून निकल रहा है, तो वो दौड़ते हुए खबरडे साहब के पास गए, अरे वो काशीराम जी को मारने का काम करते बचाना पड़ेगा। दोनों लोग जो है दौड़ के काशीराम जी को पकड़ा और पकड़कर उनको बाहर के लेके आए। तो जनरल मैनेजर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये दोनों ने मुझे बचाया, तो दूसरे ये दोनों को उन्होंने रिवोक कर दिया। चलो तुम लोगों को बचा, तुम लोग जान बचाने का काम किया, तो इनको दोनों को रिवोक कर दिया और काशीराम जी को सस्पेंड थे वो तो वह एक ही है। उसके बाद में क्या हुआ कि काशीराम जी फिर आंदोलन में काम तो था नहीं, 75% चले ही मिलती थी और काम करना नहीं पड़ता था। तो उसी में फिर वो लोग जो काम करने लगे और जब वो सस्पेंशन से रिवोक कर दिया तो जनरल मैनेजर ने क्या किया कि ये 3 लोग प्रमुख है, उसका जो प्रेसिडेंट है दीना बाना, ये समस्या की जड़ है, इसलिए उसने जनरल मैनेजर ने दीना बाने जी का ट्रांसफर पूना से दिल्ली कर। तो दिल्ली जाने के पहले दीना बाना जी ने वो SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष काशीराम जी को बनाकर लेटर निकालकर वो दिल्ली गए। तो काशीराम जी को प्रेसिडेंट बनाए, दीना बाना जी दिल्ली में ट्रांसफर हो गए। वो काशीराम जी फिर उसको देखने के बाद कुछ साल देखने के बाद में काशीराम जी ने खापर्डे को पूछा कि खापर्डे तुम बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो कि बाबा साहब ने कोई किताब लिखी है क्या? कहा चलो एक बात किताब जो है मुझे ला कर। तो खापर्डे साहब ने एक किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की
वो काशीराम जी को पढ़ने के लिए रात में 9 बजे जाकर दे दी। तो दूसरे दिन जब मिलने के लिए काशीराम जी को गए खापर्डे साहब, तो वो किताब पढ़ती है, पढ़ी है। तो खापर्डे साहब ने काशीराम जी को पूछा कि ये आप सवेरे सवेरे पढ़ रहे हैं? मैंने तो रात में दिया। कहा रात से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, और ये 1 बार पढ़ने के बाद मेरी नींद जो है उड़ गई है, और मेरे को नींद नहीं आ रही, तो लगातार मैं ये कई बार पढ़ चुका हूँ, और ये किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिंदगी में कुछ करने के लिए मकसद चाहिए। वो मकसद इस किताब को पढ़ने के बाद। अब मैं 3 बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा काशीराम जी ने खापर्डे साहब को कहा। 3 बात। पहली बात तो मैं अब घर में नहीं, संकल्प करता हूं कि आज से मैं घर नहीं जाऊंगा। दूसरा, मेरा एंगेजमेंट हो गया है, वो एंगेजमेंट को मैं तोड़ देता हूं। और तीसरा संकल्प है मेरा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। ऐसे 3 संकल्प लेकर खापर्डे साहब को लगे, 3 संकल्प में लेकर के ये काम करूं। और तब से फिर वहां उन्होंने काम शुरू किया। तो उनको ये समझ में आया कि केवल SC ST के लोगों को ही इकट्ठा करने से देश में परिवर्तन करने का जो काम है वो होने वाला नहीं। SC ST के साथ साथ हमें SC ST OBC को भी जोड़ना होगा, माइनॉरिटी को भी जोड़ना होगा। तो इसीलिए 6 दिसंबर 73 को काशीराम जी ने जो SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन था, उसको उन्होंने बाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, और बैकवर्ड जो है वो 3 शब्दों से उन्होंने बनाया। बैकवर्ड मीन्स SC ST OBC। तो इस तरह से एक नया संगठन 6 दिसंबर जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, उस दिन को उन्होंने इसको शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया कंसेप्शन ऑफ बाम से। और 6 दिसंबर 78 को काशीराम जी ने बोट क्लब, जो दिल्ली में बोट क्लब है मैदान, वहां उस समय कार्यक्रम करने के लिए अलाउ किया जाता था, अब अलाउ नहीं किया जाता है। तो वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम करके बर्थ ऑफ बामसेट का अधिवेशन, पहला जो बामसेट का अधिवेशन हुआ वो पहले नंबर का अधिवेशन नहीं था, उसका नाम था बर्थ ऑफ बामसेट कन्वेंशन। उसके बाद 1 नंबर उस पहला जो नेशनल कन्वेंशन था बामसेट का, उसका नाम था बर्थ ऑफ बामसेट कन्वेंशन, बोट क्लब दिल्ली। तो साथियों, हमने इस काम को जब शुरू किया तो हमारे पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। पूना से खापर्डे साहब आते थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीनियर मोस्ट दीना माना जी थे, दूसरे नंबर के नेता इस आंदोलन के डीके खापर्डे थे, और तीसरे नंबर पर काशीराम। तो काशीराम जी पहले नंबर पर कैसे आ गए? क्योंकि ये दोनों रिवोक हो गए और काशीराम जी को सस्पेंड किया गया। जब ये आंदोलन में ज्यादा सक्रिय हो गए तो हाई कोर्ट ने काशीराम जी के फेवर में निर्णय दिया। तब तक वो आंदोलन में बहुत आगे गए थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी करने वाला नहीं। तो इस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो खापर्डे साहब को पूना से हम लोग औरंगाबाद, मैं औरंगाबाद में रहता था, औरंगाबाद में मेरा जॉब था, तो वहां हम लोग बुलाते थे। तो वो 6 बजे से 9 बजे का शाम का कार्यक्रम होता था। दूसरे दिन मंडे को लोग जो है वो पूना में जाकर फिर ड्यूटी पर ज्वाइन करते थे। तो रात में 10 बजे के बाद हम उनको बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाते थे। तो बस स्टैंड पर खड़े खड़े हम उनको सवाल पूछते थे, तो सवाल का जवाब देते थे। तो गाड़ी लगी रहती थी, वो गाड़ी चली जाती थी, जवाब देना चाहिए। फिर दूसरी गाड़ी लगती थी, वो जवाब देना शुरू रहता था। हम एक सवाल हुआ तो दूसरा पूछते थे, दूसरा हुआ तो तीसरा पूछते थे। तो कभी कभी रात के 2 बज जाते थे, कभी कभी रात के 4 बज जाते थे। वो गाड़ी में बैठते नहीं थे, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते।
तो उसकी वजह से हमें ये आंदोलन को जानने और समझने का जो कार्यक्रम लेकर हम प्रयास करते थे, उससे ज्यादा सवाल जवाब से हमें बहुत ज्यादा जानकारी थी। जो बस स्टैंड में खड़े खड़े होकर के जानकारी हम लेते थे, वो जानकारी हमको वहां मिली और उसकी वजह से पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि हमारे इस देश में अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो बड़ा बदलाव करने के लिए संगठित शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ा परिवर्तन हम इस देश में लाना चाहते हैं तो वो परिवर्तन लाने के लिए संगठित शक्ति होना बहुत जरूरी है। संगठित शक्ति के बगैर हम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। जब ये बात मुझे रियलाइज हुई तो मैंने भी संकल्प किया कि मैं इस काम को संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए अपना जीवन लगाऊंगा। तो तब से लेकर अब तक जो है हम लोग अभी 46 साल और 9 महीने का समय हो गया है। तो इतना लंबा समय लगाकर 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 के ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला। इतना लंबा समय लगाने के बाद इतना बड़ा संगठन और इतनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण करने में कामयाब हो गए। इतना लंबा समय लगाने के बाद हुए कामयाब, उसकी वजह से 45,000 लोग जेल में गए। नागपुर में 2 लाख लोग सड़कों पर थे और 1 लाख के लगभग लोग जो है वो 200 किलोमीटर तक जो हमारी गाड़ियां सड़कों पर रोक दी। 1 लाख लोग वहां पर। इतना बड़ा आंदोलन जो है हम लोगों ने लगातार जो आंदोलन किए, तो इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में हमारे कभी नहीं हुआ। वामसिर के इतिहास में, भारत मुक्ति मोर्चा के इतिहास में, बहुजन क्रांति मोर्चा के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन इसके पहले कभी नहीं। होम मिनिस्टर, राज्य का होम मिनिस्टर फडणवीस तो नागपुर में ही हमारे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए खुद होम मिनिस्टर नागपुर में था। वो चड्डी वाला आदमी था आरएसएस का, और आरएसएस ने उसको नागपुर में ही रखा। तो जब इतने लोग थे तो जेल भरने के लिए गाड़ियां लाते थे, जितनी गाड़ियां लाकर भरते थे उससे ज्यादा लोग दोबारा आ जाते। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विलास खरात के सामने जाकर खड़ा। अब हम समझ गए, वो कमिश्नर होता, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। अब हम समझ गए हैं आप लोगों ने 2-3 लाख लोग नागपुर में लाकर बसाए हैं और हमें पुलिस वालों को पता ही नहीं चलने दिया। और समझ गए शिवाजी महाराज का गरीबी का आप लोगों ने लागू किया और हमें पता ही नहीं चलने दिया। समझ गए, आप विजय हो गए, हम फेल हो गए। 8,000 पुलिस हमने यहाँ लगाई और 8,000 पुलिस जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई लोग आपका आदमी जो है, आपके लोग जो है वो हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बंदूकें उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, वो डरता नहीं है, जीत तो हिंसा करते नहीं। खाली और एक अजीब बात है, इतने लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी आकर के फंस गई। आमतौर पे दूसरे लोग होते तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाचते, ऐसा होता है, बहुत देखा गया है। मगर हमारे लोगों ने वो गाड़ी को उंगली तक नहीं लगाई। आंदोलन समाप्त होने के बाद गाड़ी का मालिक आकर गाड़ी लेके गया। पत्रकार लोग थे, वो हमारे लोगों को बोल रहे थे वो गाड़ी आग लगाओ, लगाओ, आग लगाओ। हमारे लोग भी इतने होशियार थे कि वो गाड़ी को आग लगाने के बजाय वो आग लगाओ ऐसा कहने वाले पत्रकार का ही वीडियो बना दिया। इतने साल की मेहनत से लोगों को, क्योंकि आर्टिकल 19 जो संविधान का है वो जो अधिकार है वो हिंसा के करने के लिए वो अधिकार बहाल नहीं है।
आप संगठन बना सकते हैं, संगठन चला सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मगर शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये अधिकार आर्टिकल 19 में संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तो हिंसा के आधार पर यह अधिकार नहीं है, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ला करके ऐसा कर सकते हैं। हमारे लोगों ने ये बात को समझा और वो पत्रकार जो आरएसएस का ज्यादा संभावना है, वो चाहता था कि हिंसा हो जाए और सरकार को गोली चलाने का मौका मिले। तो हमारे लोगों ने बिल्कुल भी हिंसा का सहारा नहीं लिया और आंदोलन जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करने का काम किया। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को ये कहना, और होम मिनिस्टर के आदेश पर पुलिस कमिश्नर मुझे मिलने के लिए सदर पुलिस चौकी के मुझे डिटेल करके रखा है, तो वहां मुझे मिलने के लिए स्वाभाविक है कि अगर पुलिस कमिश्नर फैसला करता तो वो अपने पुलिस वालों को बोलकर गाड़ी में बिठाकर मुझे कमिश्नर ऑफिस ले जाता, क्योंकि मैं तो डिटेल देता। मगर मैं समझ गया कि ये होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया होगा, तभी ये कमिश्नर मुझे मिलने के लिए सदर पुलिस चौकी में आया। जब आया तो वो 200 कमांडो को प्रोटेक्शन में आया। तो मैंने वहां नागपुर तो हमारे लोगों का ही इलाका है, तो मैंने एक इंस्पेक्टर को पूछा कि 200 कमांडो लेकर कमिश्नर साहब क्यों आए? कहा कि आपके जो भाई नागपुर में पहले हुए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कमिश्नर साहब को पकड़ना चाहिए, इसलिए वो 200 कमांडो लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो लेकर के यहाँ मिलने के लिए आए। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कमिश्नर ने मेरे पास भेजा और कहा कि कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर ऑफिस जहाँ बैठे थे वहां गया और कमिश्नर ने मुझे पूछा कि अब आगे आपका क्या करने का इरादा है? इधर मुझे डिटेन करके बैठा और मेरे को इरादा पूछ रहे हो आगे क्या करने का? इधर मैं डिटेन करके बैठा हुआ हूँ, और जो करना था वो तो आपने किया, डिटेन करके काम किया। अब आप लोगों के नियंत्रण में लोग नहीं है, इस वजह से आप इधर आए। अगर नियंत्रण में होते तो आप इधर मुझे इधर नहीं आते। हमने तो हाईकोर्ट ने 4 तारीख को जब फैसला किया तो रात में मीटिंग लेके ये आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया और 6 तारीख को सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उसमें स्थगित करने की घोषणा करेंगे कि हेडक्वार्टर पर लेकर जाने का आंदोलन हम स्थगित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो में केस लेकर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब ये दोबारा हेडक्वार्टर आरएसएस के लेके जाने का दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे, दोबारा आ जाएंगे सारे आंदोलन करेंगे। मगर अभी हम लोग जो है हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर करेंगे और तब तक यह आंदोलन स्थगित होगा और उस आंदोलन को दूसरे तरीके से 4 चरणों का दूसरा आंदोलन घोषित करेंगे। जब लाखों की भीड़ यहाँ आएगी तो वहां जाकर मैं ये अनाउंस करूंगा। मैंने कहा ये ऐलान मैंने किया था कि 6 तारीख को लोगों के बीच में जाकर ये करूंगा। आपने मुझे 10 बजे डिटेन कर दिया। जब आपने मुझे डिटेन कर दिया 10 बजे, तो डिटेन कर दिया तो अब आप देखो, आपको बड़ा गर्व था, गुरूर था कि आपके पुलिस के द्वारा कंट्रोल कर ले, कर लो। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को उसने कहा कि मुझे ले जाओ। मैं दूसरे कमरे में हम लोग बैठे हुए थे 4-5 लोग। तो वहां कमिश्नर ने दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर को मेरे पास भेजा और कहा, वो कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि जो आपके लोग हैं उसको शांति से आंदोलन करने के लिए वीडियो बना दो। मैंने कहा मैं तो पहले भी यही कह रहा हूं, हमारे लोगों ने हिंसा नहीं करनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर ही करना चाहिए। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। तो ये ऐसा वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने वो वीडियो बना कर दिया, देने के बाद में वो उन्होंने वहां लोगों को दिखाया। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, मगर वामन में शाम को छोड़े बगैर हम यहां से हटने वाले नहीं है। सारे लोग जो खड़े थे बैठ, तो
मैंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कहा है, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो कमिश्नर बोलो, क्योंकि ये फैसला मुझे छोड़ने का मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ये कमिश्नर को बोलो। तो वो कमिश्नर को जाके बताया कि लोग बोल रहे हैं कि मोहम्मद मेश्राम को छोड़े बगैर यह आंदोलन समाप्ति की घोषणा नहीं होगी। तो कमिश्नर ने फौरी बोल दिया कि छोड़ो। 2 बजे खाना वाना खिलाया बगैर खाने खिलाए कैसे छोड़ोगे? तो इंस्पेक्टर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बोला कि क्या खाओगे? तो कहा कि हल्दीराम भुजिया वाला ये भुजिया ये खाने का ब्रांड नेम है तो फिर अच्छा ही होगा। मैं कहा लिया, खाना खाकर 10 गाड़ियां में सिक्योरिटी में लेकर गए। वो इंस्पेक्टर को भी डर लगा तो 10 गाड़ियों में एक गाड़ी में लेके आया था, 10 गाड़ी में लेके प्रोडक्शन में जहां से डिटेक्ट करने वाले के गए, क्योंकि उनको ये मालूम है भाई लोग। तो इस तरह से ये सारा आंदोलन हुआ। और जब हमने ऐलान किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे, तो वहां पर नागपुर का पुलिस फोर्स लगा हुआ था आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। तो आरएसएस के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि इसमें तो मोहम्मद मेश्राम के लोग होंगे, तो नागपुर के लोग, नागपुर तो मोहम्मद मेश्राम के जाति से भरा हुआ है। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसके गिर्द गिर्द 10 लाख लोग तो मेरे जाति के रहते। नागपुर तो नाग लोगों का हमारे 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा को मारा था। उनको मालूम है तो खतरनाक लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, तो बहुत ज्यादा बहादुर लोग है। ऐसा दुनिया के इतिहास में कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है कि 500 लोगों ने 28,000 लोगों को भीमा कोरेगांव में। और ये अंग्रेजों ने लिख कर रखा हुआ। अंग्रेज की सारे बड़े अजीब किस्म के जो सही है वो लिख के रखे, तो उस वजह से बाबा साहब ने वो पढ़ा और हमको मालूम हो गया। तो ब्राह्मण को इतिहास लिखकर ही मतलब गायब कर देते थे। तो इस तरह से जब उनको मालूम हो गया कि ये नागपुर का पुलिस फोर्स जो है हटाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स लगाओ तो ही प्रोटेक्शन होगा, नहीं तो प्रोटेक्शन होने वाला नहीं है आरएसएस के हेडक्वार्टर का। तो 150 लोगों को सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, वो पुलिस लोग नहीं थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब होता है उनका ट्रेनिंग मिलिट्री का होता है, अर्धसैनिक बल होता है। पंजाब के लोगों को तो मालूम ही है कि अर्धसैनिक बल के लोगों के द्वारा ही संभवतः यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिन तक प्रोटेक्शन में रखा गया था। तो जब 8,000 पुलिस के द्वारा वो मॉब कंट्रोल नहीं हुआ, तो फडणवीस जो आरएसएस का आदमी था, तो आरएसएस के आदमी ने उनको संपर्क किया होगा हेडक्वार्टर से, तो उन्होंने कहा कि ये लोग कंट्रोल में नहीं है, ये लाखों की संख्या आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आ जाएगी, इसलिए आप आरएसएस का हेडक्वार्टर खाली करो, लॉक लगा के बाकी। तो आरएसएस को के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर आरएसएस के सारे लोग भाग। ये बात जो पुलिस विभाग में जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो लोग लॉक लगा। एक तो ये किया, दूसरा सीआईएसएफ के जो जवान हैं उससे सिक्योरिटी नहीं हो सकती और इसलिए 70-70 कमांडो परमानेंट वहां लगाए जाए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरा ऑर्डर निकाला। वहां भी 150 के साथ साथ 70 कमांडो फोर्स लगा हुआ है। तो कमांडो के बारे में तो आपको जानकारी होगी, ये मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है सारा का सारा। तो इस तरह से इतना सारा जिन लोगों को सारे देश के लोग डरते, आरएसएस बोले तो सारे संगठन के लोग डरते, सारे देश के लोग डरते, सबसे ज्यादा मुसलमान डरते। तो वो लोग जो है उसको हम लोगों ने चेतावनी दिया, ये हमारी चेतावनी थी। हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम आरएसएस का घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमने उनको चेतावनी देने के लिए कहा था कि देखो ये आप लोगों ने संविधान के साथ जो व्यवहार कर रहे हो तो आप कुछ छोड़ेंगे नहीं।
तो आपको चेतावनी देकर के छोड़ रहे, क्योंकि सारे देश भर में डर फैला हुआ है कि ये संविधान को बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको संविधान के संदर्भ में एक खास बात बताना चाहता हूँ। संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 68 आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान बदलने का भारत के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। ये अधिकार नहीं दिया हुआ। संविधान बदलने का अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं है। संविधान में सुधार, अमेंडमेंट करने का अधिकार, बदलने का और सुधार करने का, ये दो बातें ध्यान रखना है। सुधार करने के लिए 368 आर्टिकल में प्रावधान है कि आप बदल सकते हो, मतलब सुधार कर सकते हो। तो जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं वो संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं। जो संविधान द्रोही लोग हैं वो देशद्रोही लोग माने जा सकते हैं। ये बात। और आरएसएस के ऊपर 18 केसेस है, आरएसएस के ऊपर 18 केसेस है। 2003 से लेकर 2018 तक जो भारत में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट आरएसएस के, सारा कच्चा चिट्ठा हम लोग अभी सारे देश भर में वो सारा का सारा उनसे कोर्ट में केसेस है। 18 केसेस है आरएसएस के ऊपर। एक केस तो 18 में आरएसएस के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। तो इसलिए मैं खास बात आपको बता रहा हूं कि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर हम दूसरी कोई बहुत सारे लोग ये हम ये कहें कि ये दिल्ली में पार्लियामेंट में वोट जाने की वजह, अरे वहां जाना जरूरी था। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ऐसा लोग मानते हैं। सारी सत्ता तो आरएसएस के नियंत्रण में, उसके आगे क्या है? तो उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों इतना बड़ा कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई करने के लिए 46 साल, अराउंड अबाउट 47 साल लगा है। जो संगठित शक्ति का निर्माण किया उसकी बदौलत ऐसे ही नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, 65 साल, 21 नवंबर को 65 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। इतना लंबा समय लगाकर कोई जिंदा ऐसा व्यक्ति नहीं भारत में जो 500 जिलों में फिजिकली जाकर के मीटिंग किया हो। मैं भी एकमात्र व्यक्ति हूं जो भारत के 714 जिलों में 500 जिलों से भी ज्यादा जिलों में फिजिकल जाकर मीटिंग किया हो। इतना हार्डवर्क जो है हमने संगठन बनाने के लिए किया। संगठन बनाना के लिए एक आदमी के सवालों का जवाब देना कितना मुश्किल है, आप लोगों को अनुभव होगा। 500 जिलों में जाकर सवालों के जवाब देकर और वहां लोगों को ट्रेन करके हमने इतना बड़ा संगठन बना, उस संगठित शक्ति निर्माण की और उस संगठित शक्ति के बल के आधार पर इतना बड़ा ऐसे एकाएक नहीं हुआ। इसलिए साथियों ये जो विशाल आंदोलन हुआ ये कोई सामान्य बात या सामान्य घटना नहीं थी। कई लोग सारे देश भर में मुझे ये बता रहे हैं कि जो संगठन चलाने वाले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग थे सारे देश भर में ये कह रहे हैं, वो विरोध करते थे, वो दिन के बाद हमारा विरोध बंद हो गया। ऐसा शायद आप लोगों को भी हमको हो रहा हो। और सारे देश भर में लोग अब ऐसा कह रहे हैं जो हमारे संगठन में नहीं है, दूसरा संगठन हमारे लोग है चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी एक ही आदमी लड़ता हुआ देश में दिख रहा है, वो अमन मिलाप के अलावा कोई आदमी लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। साथियों वामसे प्लानिंग और प्रिपरेशन के सहित काम किया हुआ संगठन है, मगर अभी हमारे संगठन की रणनीति में हमने बड़ा बदलाव किया। अब संगठन बनाने के लिए समय नहीं लगाया जाएगा, अब सारा समय आंदोलन करने के लिए। अभी संगठन बनाने के लिए समय नहीं लगाया जाएगा, अभी
आंदोलन करने के लिए, एक्शन करने के लिए अभी आने वाले समय में एक्शन होगी। कोई भी काम जो है वो एक्शन होगा। अभी हम लोगों ने 10 साल का 2030 तक का प्लान बनाया। 2030 तक पहला फेज 2025 तक होगा, दूसरा 28 तक होगा, तीसरा 30 तक होगा। 6.5 लाख गांव है। 6 लाख गांवों में 2030 तक हमारी शाखाएं पहुंच जानी चाहिए। भौगोलिक नेटवर्किंग होना चाहिए। पंजाब में जो केवल 13,000 गांव है, लाख में भी नहीं है, केवल 13,000 गांव। अगर आप प्लानिंग बनाओ तो ये तो 2025 तक ही कवर हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप पंजाब के रहने वाले हो तो आपको मालूम होगा कि पंजाब में 13,000 से ज्यादा गांव नहीं है, तो 3 साल में कवर हो सकते हैं। तो इसलिए से साथियों, ये जो हम लोग 6.5 लाख गांवों में से अभी बंगाल से आगे आसाम, आसाम से आगे त्रिपुरा, वहां तक संगठन की शाखा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर, इधर पाकिस्तान के, इधर चाइना के बॉर्डर पर, इधर श्रीलंका के बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर लाइन में जितने विदेशी देश है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां के बॉर्डर पर हमारी वामसेन की शाखा कार्यरत नहीं। इतना विशाल संगठन हमने बनाया और इतना विशाल संगठन, इतनी विशाल शक्ति हमने निर्माण की। और ये आंदोलन, अब 2 बड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं। तो ये कि 6 अक्टूबर को संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, ये आंदोलन शुरू हो चुका है। भारत में संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, ये आंदोलन शुरू हो गया है। नहीं तो चर्चा क्या होती थी भारत में 6 तारीख के पहले? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, केवल था हिंदू मुसलमान ही चर्चा होती। 6 अक्टूबर के बाद हिंदू मुसलमान की चर्चा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा ने करना बंद कर दिया। हिंदू मुसलमान चर्चा बंद हो गई 6 तारीख के बाद। आप लोगों ने पता नहीं कि ध्यान दिए दिया। 6 तारीख के बाद, 6 अक्टूबर के बाद हिंदू मुसलमान की चर्चा बंद हो गई। हमने बंद करवाई। क्यों बंद हो गई? कोई वजह होगी ना बड़ी, वही बड़ा आपको बताना चाहता हूं कि जब ये 6 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करेंगे तो लोग इनको पूछेंगे कि वो 3 लाख लोग मुसलमान थे क्या, हमारे ऊपर चढ़ने के लिए आए थे? आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर आए थे, वो मुसलमान थे क्या? तुम जिनको हिंदू कहते हो वही ना आए थे, वो क्यों आए थे? अगर वो क्यों आए थे? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो जबरदस्ती से तुम हिंदू मुसलमान कह रहे हो, जबरदस्ती से एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण लोग हिंदू कह रहे हैं। कहां गए लोग? किस आधार पर हिंदू है? जब आक्रमणकारी मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो यहाँ की प्रजा को मुसलमानों ने हिंदू कहा। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। जब ये मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है, तुम देवी मुसलमानों के विरोध में बकवास करते हो और उनका ही दिया हुआ नाम तुम्हारे धर्म के लिए लगाते हो। धर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। ब्राह्मणों को, अरे तुम्हारे धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है, कहो ब्राह्मण धर्म, कहो ब्राह्मण धर्म, कहो हिंदू धर्म का। तुम लोग छुप के ब्राह्मण धर्म को हिंदू के आवरण में छुपाकर प्रचार क्यों कर रहे हो? खुलकर करो। जैसे वामन में हम खुलकर ब्राह्मण का नाम लेता है, उसी ब्राह्मण के नाम पर प्रचार करो। आरएसएस के लोगों ने सोशल मीडिया में प्रचार शुरू किया, वामन मेश्राम हिंदू विरोधी नेता। तो हमारे लोगों ने सवाल उठाया, तुम शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हो, तुम शेड्यूल ट्राइब को हिंदू कहते हो,
तो मौरिसी को हिंदू कहते हो, और इनकी लड़ाई वामन मेश्राम लड़ रहा है तो हिंदू विरोधी कैसे? इनको ही नहीं हिंदू कहते हो। अगर इनको माइनस करो तो तुम्हारे कितने बचेंगे? अभी मुझे दिल्ली में ग्वालियर में राजपूत क्षत्रिय कहने वाले लोग आकर, राजपूत क्षत्रिय आकर मिले और उनको मैंने कहा, क्षत्रिय राजपूतों को, उनको पता है तुम क्षत्रिय कौन हो? जो एंशियंट इंडिया में नाग लोग थे, वो नाग लोगों को ब्राह्मणों ने, ये नाग लोगों का राज था भारत में, ये मौर्य साम्राज्य जो है नाग लोगों का था। नवल वियोगी का नाम सुना आपके? पंजाब का है नवल वियोगी। नवल वियोगी तो नवल वियोगी ने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेप्टी डायरेक्टर थे ऑल इंडिया। उन्होंने लिखा दी नागा द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। सारे देश के रूलर जो है वो नाग लोग थे। तो जब ब्राह्मणों ने पहली बार वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था बनाकर इसका प्रचार शुरू किया, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ये वर्ण व्यवस्था का पाली एंड बुद्धिज्म में ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्षत्रिय, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। हमको क्या मालूम है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मगर पाली एंड बुद्धिज्म में पहली बार ब्राह्मणों ने प्रचार करने के लिए वर्ण व्यवस्था घोषित किया, तो वो घोषित करने का काम उन्होंने कैसे किया कि पहले नंबर पर क्षत्रिय वर्ण। वर्ण व्यवस्था जब ब्राह्मण ने प्रचार में लाई, तो वर्ण व्यवस्था का पहला प्रारूप जो है वो कहां से शुरू होता है? क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो सारा राज जो है वो नाग लोगों के पास था। ये नाग लोगों को वर्ण व्यवस्था में एसिमिलेट करने के लिए उन्होंने उनको क्षत्रिय कहा, ताकि उनकी मान्यता क्षत्रिय वर्ण को मिले और वर्ण व्यवस्था को मिले। क्योंकि इनकी मान्यता नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण अपने बल पर वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट ध्रुवदत्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का आखिरी उत्तराधिकारी था, वो जब मारा गया, उसके बाद ब्राह्मणों ने ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको बदला और क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण, और पहले नंबर पर ब्राह्मण रखा, उसके नीचे क्षत्रिय। पहले क्षत्रिय पहले नंबर पर, उसके बाद ब्राह्मण। तो ये जो नाग लोग हैं भारत के, जो नवल वियोगी आपके पंजाब के, उन्होंने ये नागाज एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे लोगों का राज, ये हमारे लोगों का साम्राज्य था इस देश। आज अगर हमारा देखो जो हमारे लोग थे उनको अपना इतिहास ढूंढते रहते। तो हमने फिर ये जो राजस्थान के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो क्षत्रिय और राजपूत कहने वाले लोग हैं, उन लोगों को अब मालूम हो गया कि हमारा मूल नाग लोग है। तो मेरे ओबीसी माइनॉरिटी का होगा तो आपका भी हो जाएगा उद्धार। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है, ये इतिहास के क्रम में ये जानकारी लोगों को हो रही है। तो ये बात मैं आप लोगों को खासतौर पर बताना चाह रहा हूँ, जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी इतना बड़ा आंदोलन ये जो खड़ा किया हुआ है, ये आंदोलन आने वाले समय में 2030 तक प्लानिंग के तहत कालबद्ध कार्यक्रम बनाया। 2030 तक 6 लाख गांवों का आंदोलन होगा। 6 लाख गांव में हमारी शाखाएं होगी। ये भौगोलिक नेटवर्किंग बता रहा हूं। उसके बाद दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 1703 शेड्यूल कास्ट के टुकड़े हैं, जातियां हैं। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियों के टुकड़े कितने हैं? शेड्यूल कास्ट के टुकड़े कितने हैं? ब्राह्मणों ने टुकड़े कितने किए? 1703।
ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट के लोगों के 1703 टुकड़े, 801 टुकड़े आदिवासियों के, 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग ओबीसी के, तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े। ये सारे हमारे लोग हैं, हमारे टुकड़े इतने। ब्राह्मण लोग आरोप लगाते थे अंग्रेजों पर कि अंग्रेज जो है उनका सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मगर अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है ये तो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा। मगर अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का सिद्धांत में दो टुकड़े किए, हिंदू मुसलमान। मगर ब्राह्मण इतने शैतान थे कि उन्होंने हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा और एक टुकड़ा उन्होंने छूत और अछूत कर दिया। छूत और अछूत, तो शेड्यूल कास्ट को उन्होंने अछूतों में डाला और बाकी सारे लोगों को छूत में डाला। तो इस तरह से भी ये बहुत माइक्रो लेवल पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा ब्राह्मणों का जो सोशल ऑर्डर है वो किस तरह से काम करता है। तो ये सारे टुकड़ों को हमारा जो कार्यक्रम है उसको समझो, हमारा जो कार्यक्रम है उसको समझो। ये 6247 जाति के जो टुकड़े हैं उसको जगाना होगा। पहला कार्यक्रम है हमारा जगाने। मैं पिछले 47 साल से जगाने के काम में रहा हूं। जगाने का काम नहीं बंद किया जा सकता है, आंदोलन चलेगा फिर भी जगाने का काम बंद नहीं हो सकता। पहला काम है जगाना और दूसरे नंबर का काम है जगे हुए लोगों को जोड़ना। पहला काम है जगाना और दूसरा काम है जगे हुए लोगों को जोड़ना और तीसरा काम है जोड़े हुए लोगों की शक्ति का निर्माण करना। तीसरा काम है जोड़े हुए लोगों के शक्ति का निर्माण करना। तो नियोजित तरीके से इस तरीके से करना होगा कि अगर वो लाखों की भीड़ में भी इकट्ठा हो जाए तो हिंसा ना करे। नहीं तो हथियार सरकार के पास ज्यादा है, लोगों के पास हथियार नहीं होते। पंजाब के लोगों को बताने की क्या जरूरत है? पंजाब के लोगों को तो ज्यादा तजुर्बा है कि हथियार भारत सरकार के पास ज्यादा है ना, है कि नहीं? ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो आप लोगों को मालूम ही होगा, आपको नहीं मालूम होगा तो मेरे को तो मालूम ही नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में मिलिट्री लगाया। मिलिट्री कभी भी देशवासियों के विरोध में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मिलिट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है मिलिट्री कभी अपने देशवासियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। मिलिट्री एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल एक्शन है दूसरे देशों के लोगों का हमारे देश पर आक्रमण होगा तो उसको रोकने के लिए, उसको रिटेलिएट करने के लिए मिलिट्री है। मगर ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों ने मिलिट्री का उपयोग देशवासियों पर किया। ये बड़ा एक्शन भारत में ऑपरेशन। तो हथियार उन लोगों के पास ज्यादा है। हम लोगों को हमारा आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित करने के पहले हम लोगों को जो शांति है, शांति जो है संविधान के दायरे में रहकर संगठित शक्ति निर्माण करने का जो काम है ये तीसरे नंबर का कार्यक्रम है। चौथे नंबर का काम है जो संगठित शक्ति आपने निर्माण की उस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग संविधान के दायरे में करना। ये चौथा, ये चार काम। हर काम के लिए अलग तरह की बुद्धि लगती है। जगाना है तो अलग बुद्धि की जरूरत है, जोड़ना है तो अलग बुद्धि की जरूरत है, शक्ति का निर्माण करना है तो अलग बुद्धि की जरूरत है और एक्शन करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग करना है तो अलग बुद्धि की जरूरत है। एक ही प्रकार के बुद्धि से काम नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई आंदोलन करने के लिए कितना ही बड़ी पूंजी दिमाग की लगानी है।
सामान्य बुद्धि का काम नहीं है। उस तरह से इस काम को कराया जा रहा है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। और 2030 तक कोई गांव बचेगा नहीं। 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। ये 10 साल ज्यादा नहीं। जो बुढ़ा आदमी होगा ना, वो मेरी बात सुनकर वो भरेगा नहीं। अभी तो 10 ही साल है। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। मैं देहात का रहने वाला हूँ। देहात में बूढ़े माँ बाप जब पेड़ पर होते हैं तो बोलते कि नहीं, मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसका आखिरी बार चेहरा देखे बगैर नहीं बनता। तो जाता है, आखिरी बार ऐसा देखती है, माँ देखती है, बाप निकलता है, उसका प्राण निकलता है। तो प्राण निकलता ही नहीं, अटका रहता है। आप लोगों को पता ही मालूम है कि मैं तो देहात का आदमी हूँ, तो मैं अपना तजर्बे की बात बोल रहा हूँ कि माँ बाप का प्राण अपने प्रियजनों का चेहरा देखे बगैर तो कभी प्राण नहीं निकलता है। तो ये उम्मीद की वजह से प्राण अटका रहता है। तो मैं वो उम्मीद आपको बता रहा हूँ कि 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाएगा। यानी ये लोगों के ऊपर नहीं छोड़ रहे हम लोग, ये हम लोग कार्यक्रम बनाकर ये काम हम करवाएंगे लोगों से। बड़ा काम तो कर लिया है, अभी गांव में जाकर लोगों को इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करके जोड़ा जाएगा। एक तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग का काम है, दूसरा 6247 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का कार्यक्रम है, वो है सोशल नेटवर्क। ये 2 कार्यक्रम हम लोग 10 साल में अमल में लाएंगे। तो 6 लाख गांव में, एक गांव में 2 आदमी को तैयार करो, 6 लाख इंटू 2 12 लाख। 10 आदमी तैयार करो, 6 लाख इंटू 10 60 लाख। अगर आपने 100 लोगों को तैयार किया 6 करोड़। अगर एक गांव में आपने 100 लोगों को तैयार किया 6 लाख इंटू 100 6 करोड़। 200 तैयार किया 12 करोड़। 250 तैयार किया 15 करोड़। और 15 करोड़ लोग अगर आपने सड़कों पर उतार दिया तो क्या होगा? 15 करोड़ लोग अगर सड़क पर उतर गए तो भारत में जितने रेलवे ट्रैक है वो ट्रैक पर लोग बैठ जाएंगे। नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पर लोग बैठ जाएंगे। नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे, स्टेट हाईवे पर बैठ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे बैठ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और चने और मुरमुरे खाते हुए बैठे भी रहेंगे ना हाईवे पर। सारा हाईवे बंद हो जाएगा। और हाईवे और रोड अगर बंद हो गया तो जो कच्चा माल समुद्री जहाज में डालने के लिए ट्रक जाते हैं या रेल जाती है वो नहीं जाएगी तो समुद्री जहाज भी बंद हो जाएगा, हवाई जहाज भी बंद हो जाएगा। तो 15 करोड़ लोग अगर सड़क पर उतर गए तो हवाई जहाज भी बंद हो जाएगा, समुद्री जहाज भी बंद हो जाएगा, रेल में सारा देश का रेल बंद हो जाएगा। रेल क्या है? पल्स ऑफ द कंट्री। रेल क्या है? रेल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और हाईवे क्या है? एक पल्स ऑफ द कंट्री। अगर ये बंद हो गया तो पल्स ऑफ द कंट्री बंद हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो। कैसे हो गया? 9 अगस्त 1942 के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का। चर्चिल तो आजादी पे ऊपर बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। चर्चिल जो है नहीं, आजादी छोड़कर बात, आजादी छोड़ो दूसरे मुद्दे पर बात, वो बात नहीं करता। 42 के बाद 9 अगस्त 1942 को जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, उसके बाद इतने लोग सड़कों पर उतरे तब जाकर के सब। गांधी जी के समय में कम लोग उतरे, 3 करोड़। अगर हम 5 गुना ज्यादा 15 करोड़ लोगों को उतार देते हैं तो देश चलाने वाले लोग बोलेंगे कि अब हम देश चलाने लायक नहीं है, ये देश आप चलाओ, तब जाकर के हमारा मानना है। 10 साल में, केवल 10 साल में 2030 तक ये नागपुर के आंदोलन ने ये प्रमाणित कर दिया 10 साल में ये हो जाए। 10 साल में ये नागपुर के आंदोलन ने प्रमाणित कर दिया, ये 10 साल में ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को करना होगा।
और इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए आप लोगों को अपने अपने राज्यों में जुटना होगा और अपने अपने राज्यों में जिले, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव की कमेटियां गठित करने का और उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह है उन लोगों का संगठन खड़ा करना होगा। ऐसा आप करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।